तेरे जुनून के साथ सफ़र में, तेरे जुनून के साथ सफ़र में मेरा यकीन भी शामिल है। तेरे इंतहा तेरे जितना मेरा भी है दोस्त। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ये एग्ज़ाम सिर्फ आपका एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम मेरा भी है। क्योंकि देखिए, दुनिया का सबसे कीमती चीज़ होता है समय। और समय वो चीज़ होता है कि पैसे रुपये हर एक चीज़ से ऊपर होता है समय। और आप समय कहाँ दे रहे हो? पढ़ तो आप हर जगह रहे हो, चीज़ें आप हर जगह कर रहे हो। कहने का सीन्स ये होता है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है या कुछ भी जा रहे हो तो आप कोशिश करोगे कि वहाँ पैसे की वैल्यू नहीं है। अगर हम 1 महीने कहीं एडमिट हैं तो बढ़िया हॉस्पिटल में हो ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो जब आप अपने स्वास्थ्य के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते तो फिर आप अपने एजुकेशन के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? पढ़ाने को बहुत सारे टीचर मिलेंगे, सभी टीचर अच्छे होते हैं, किसी की बुराई नहीं, सब मस्त होते हैं। बट आप मेरे साथ क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस एग्ज़ाम को कई बार क्रैक किया हुआ है। एक से एक हमसे भी ज़्यादा धुरंधर मिलेंगे, उनका लेवल अलग होगा। उनको ये लगेगा कि सीटेट में भीड़ होती है, हम भी चले और इसको तैयारी कराएं। वो उनका लेवल कुछ और होता है, हो सकता है वो पीजीटी वीजीटी लेवल का वो पढ़ा रहे हों, उसका सिलेबस होता है दूसरा, यहाँ का सिलेबस होता है दूसरा। वो टॉपिक पाएंगे यहाँ पे कोई भी चीज़ का, पोषण का पा गए, बल का पा गए, दाब का पा गए, वो अपने हिसाब से लेकर के पढ़ाएंगे। बट हमको पता है कि इससे पेपर में कैसे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हमने कई बार इसको टैकल किया हुआ है। मलाल बस इतना है दोस्तों कि मेरा टारगेट था कि मिनिमम जो 60 नंबर का साइंस मैथ का पोर्शन आता है उसमें कम से कम हम नहीं ज़्यादा, जैसे कि मैंने सोशल साइंस में भी इस पेपर को दिया था, मैंने वो भी निकाला हुआ है, हमने उसका भी इंट्रोडक्शन क्लास बनाया है। आप एक बार देख लेना उस क्लास को, फिर आप खुद कहोगे कि क्या क्लास थी, भले ही आपको मतलब की नहीं है। इसका भी आप जैसी क्लास ख़त्म होगा तो आपको लगेगा कि ये क्या क्लास थी। कहने का सेंस ये है कि आप पढ़ते हो तो बहुत दूसरी चीज़ है, पेपर में आती है दूसरी चीज़ें। सीटेट जूनियर लेवल का मतलब सिर्फ एक ही होता है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पढ़ना है आपको रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन की 2 लाइनों के बीच में क्या लिखा है। बट एक चीज़ और पढ़ना है कि जो रीड बिटवीन द लाइन नहीं लिखा है। क्लियर हुआ चीज़? जो नहीं लिखा है उसका भाव समझ करके भी हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। इसी के साथ हम और आप यहाँ पे आए हैं, जुड़े हुए हैं। और वेलकम बैक टू हिंदी क्लब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म हिंदी क्लब पे, जहां हमारी और आपकी जर्नी साइंस को लेकर के चलने वाली है। हम भी पेपर सेम देंगे, 2 बार निकाले हैं, तीसरी बार भी देंगे। इसलिए क्योंकि हम जो पेपर की तैयारी कभी भी कराते हैं, हमने ऑलरेडी ऑफलाइन बैचों में बहुत सारे सिलेक्शन दिए हुए हैं। बट अब समय है आपका ऑनलाइन में आने का। तो हम जिस पेपर का जब भी तैयारी कराते थे, खुद उसको फॉर्म को दोबारा भरते थे। क्यों? क्योंकि जब हम उसको दोबारा भरेंगे तो वही डेडिकेशन लाएंगे, वही कंटेंट पढ़ेंगे। इन्हीं कंटेंटों को पढ़ करके मेरा भी निकला है, और यही कंटेंट पढ़ करके आपका भी निकलेगा। क्या मांगता है सीटेट का? हमने धजिया उड़ाया। कह तो रहे हैं कि संस्कृत के साथ, इंग्लिश के साथ भी दिया है, संस्कृत के साथ भी दिया है, सोशल साइंस के साथ भी दिया है, और मैथ साइंस के साथ भी दिया है। मीन्स मुझे इसका कीवर्ड पता है कि पेपर कहाँ से आएगा। इससे मिलता जुलता पेपर होता है रीट का, उसका भी मैं अपना स्कोर कार्ड आपकी डिमांड होगी तो मैं शेयर कर दूंगा कि कैसे कैसे नंबर लाते हैं। मतलब चीज़ें इतनी आसान है, बस आप उसको कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो। पढ़ना क्या है इंपॉर्टेंट ये है, छोड़ना क्या है इंपॉर्टेंट ये है। बट जो नहीं पढ़ना होता आप उसको भी इंक्लूड करते हो। एक क्लास और ये खल्लास नहीं, ये सिर्फ पेडागोजी वगैरह में हो सकता है, वो भी तब जब आप इसके बारे में कुछ पढ़े हो। साइंस एक क्लास में नहीं ख़त्म हो सकती, सोशल साइंस एक क्लास में ख़त्म नहीं हो सकती। ये है आपकी बुकें, सिर्फ साइंस के लिए आपको इन 3 बुकों को पढ़ना होगा। क्या ये क्लास में ख़त्म हो पाएगी? आप उन चुटकिलों वैसे टीचरों से बचिए जिन्होंने ये कहा है कि इससे ख़त्म हो जाएगा। नहीं, भले ही आपके पास महीना 1 हो, बट हम आपको क्लियरिटी बता रहे हैं कि जर्नी मेरे साथ करनी है। हाँ, ये गारंटी है कि हर क्लास से आपका 2 नंबर 3 नंबर तैयार होता चला जाएगा, इसकी गारंटी है। आज के इंट्रोडक्शन से आपका कई चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं हम। तो आपको वही करना है जो मैं बताता जाऊँ। उसके बाद आपका स्कोर नहीं, बस आप ईमानदारी से लग जाइए मेरे साथ। अगर आपका स्कोर नहीं हुआ ना तो हम भी यहीं पे हैं, आपको जो मर्जी कह दीजिएगा, ऑनलाइन पढ़ाना छोड़ देंगे। सच कह रहे हैं कि जिस पे कॉन्फिडेंस हो बात उसी की करेंगे, जिस पे नहीं होगा उस पे हाथ नहीं लगाएंगे। तो सीटेट क्या मांगता है आपसे?
सीटेट आपसे एक ही चीज़ मांगता है क्या, चाहे वो आप प्राइमरी लेवल का 2 पेपर तो उसमें ईवीएस आता है, वो मांगेगा आपका 3, 4, 5। उसमें भी कुछ क्वेश्चन आते हैं साइंस के, वो भी इसी बुक में होते हैं। क्लियर। और जूनियर लेवल का पेपर क्या मांगता है आपसे, एनसीईआरटी मांगता है। इसका भी एनसीईआरटी और इसका भी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बुकें आपको पढ़नी ही होंगी हर हाल में, 6, 7, 8। इसके बाहर आपको कुछ भी चुटकीला टाइप की, कुछ भी चंपक संपक टाइप का, कोई भी ये इंपॉर्टेंट का वो इंपॉर्टेंट का कुछ नहीं पढ़ना है, आपको यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। क्लास 6 की एनसीईआरटी, क्लास 7 की एनसीईआरटी, क्लास 8 की एनसीईआरटी। मीन्स हमने खुद इसको पढ़ा हुआ। अभी हम इसको दिखाएंगे कि कैसे हमने ये नोट्स बनाए, इसी बुक को हमने नोट्स बना दिया। कैसे कैसे, एक नज़र आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने ऊपर जो इसका समरी था ऊपर लिखा हुआ है, जो इस पूरे बुक का समरी है। मात्र 2 से 3 लाइन में एक एक चैप्टर खत्म कराएंगे। सॉरी, जो इस चैप्टर का समरी था 1-2 लाइन में लिखवा दिए हैं। एक एक चीज़, ये नहीं आपको पूरी कहानी नहीं पढ़ने देंगे। हम यहाँ इसलिए हैं ताकि आपको कहानी नहीं पढ़ना पड़े। ये देखिए, हाईलाइट करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट यही लाइन उठाकर एनसीईआरटी पूछता है। यहाँ नीचे देखिए कैसे चीज़ें लिखी हुई है, सारी चीज़ें हम आपको देने वाले हैं, सारी चीज़ें देने वाले हैं। पेपर कहीं से नहीं पूछेगा, यहीं से पूछेगा। आज तक यहीं से पूछा है। कौन सा टीचर कैसे पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाए हुए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये आप कैसे तय करोगे। उससे 2-3 क्लास पढ़िए, जाके प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देखिए। अगर वो जो टॉपिक पढ़ा दिया उस टॉपिक से क्या सेम वही प्रश्न बने हैं तो टीचर सही पढ़ा रहा है। आज का जो हम क्लास पढ़ाएंगे, आज का बस सेशन देख लीजिए। अगर आज का सेशन से क्वेश्चन नहीं बने हो ना तो आप हमसे अगली क्लास मत लीजिएगा। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसका हमने नोट्स नहीं बनाया, हमने इसी में सब कुछ कर दिया। 6 की बुक थी, बताइए अगर हमको इससे नहीं आती, ये नहीं आती तो हम इसको क्यों इतना मेहनत किए होते, फिर हम आपको क्यों दोबारा इसी को शुरू करते। ये आपकी 7 की है, 7 के बुक में। कहने का सेंस ये है कि एक एक चीज़ का निचोड़ हमने किया हुआ है और यही हम आपको देने वाले हैं। चाहे कोई भी टॉपिक हो, कहीं से भी क्वेश्चन यही वही आएंगे जो हम बताएंगे। तो आपको करना है वही करना है, बस ईमानदारी से करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको करना तो पड़ेगा ही। ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कहने का सेंस ये है कि मेहनत तो हमें और आपको करनी है और हम लोग करके रहेंगे। इस बार हमारा बैच में यही होता है कि जो बच्चा एक बार पढ़ लिया वो दोबारा मेरे बैच में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसका वो सब्जेक्ट तैयार हो चुका होता है। दोबारा उसको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है। बार बार 2 घंटे 1 घंटे या फिर 10 क्लास या 15 क्लास हमने बना दिया और उस क्लास को बार बार 15 क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। हम वो नहीं है कि कम पढ़ा करके बार बार भीड़ बुलाए, नहीं कि वो दोबारा बैक लेगा तो दोबारा आएगा। नहीं, एक ही बार पढ़िए, काम तमाम करिए। तो चलिए, इंट्रोडक्शन बहुत हुआ, अब हम लोग करेंगे तैयारी कि कैसे हम लोग को करना है साइंस को तैयार। हमने बताया कि ये मांगता है क्या, एनसीईआरटी। हम देंगे आपको समरी, बहुत ज़्यादा नहीं, प्रयास करेंगे कि इतना ईजिली तरीके से समराइज करें सारे कॉन्सेप्ट को कि आपको 10 के आसपास लेक्चर में साइंस आपका ख़त्म हो जाए। पहला चीज़ कि क्या करना है आपको, बिलीव योरसेल्फ। अपने आप पे विश्वास करिए कि होगा मेरा, होगा तो मेरा होगा। बिलीव योरसेल्फ, ट्रस्ट करिए, बिलीव मुझ पे करिए, अपने पे करिए, और जो हम कंटेंट देंगे उस पे करिए। क्लासेस को अटेंड करिए। बातें हम बहुत कम करते हैं, आज ज़्यादा करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में हम बातें ज़्यादा करते हैं। इसके सिवा आप मेरा देखिएगा कि जो हम पढ़ाते हैं उसमें हम बातें नहीं करते हैं। ठीक, अब आइए देखिए, इंट्रोडक्शन के साथ हम आपको ये बताने वाले हैं। तो हो गया चीज़ें कि कैसे इंट्रोडक्ट हुई। अब आती है बात सिलेबस की। यही तीनों बुकों से उठा के हम सिलेबस बताएंगे। इन्हीं सारी तीनों बुकों से आपकी चीज़ें आने वाली हैं। देखिए 2-2 मिनट में आपके कैसे चैप्टर चुटकी में ख़त्म हो रहे हैं। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन के साथ आज आपके 3-4 चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से। आप जब क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाओगे, ठीक, पूरा चैप्टर पढ़ जाओगे। पहला चैप्टर अगर आप पूरा पढ़ोगे, उसमें से आपको मुश्किल से 2 या 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे। वो आप कैसे ढूंढोगे, आपको नहीं ढूंढना है, हम आपको ढूंढ के दे रहे हैं। आपको देखिए क्या पूछेगा,
पहला आपसे पूछेगा, देखिए पढ़ने का तो है ना कि पढ़ाने को हाई लेवल की चीज़ें पढ़ा दी जा रही हैं, लेकिन आएगा नीचे से, देखिए क्या पूछेगा। देखिए पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका। पहला चैप्टर का क्या समरी है कि मधुमक्खियाँ फूलों से क्या चूसती हैं। ठीक, 4 ऑप्शन बना देगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा। वो पेपर का लेवल होता है ना, इजी, मीडियम और टफ, तो इजी में आएगा कि मधुमक्खियाँ फूलों से क्या चूसती हैं। वहाँ पे रस होगा, ये होगा, वो होगा, 4 ऑप्शन बना देगा। लेकिन आपको देखिए एनसीईआरटी में लिख दिया मकरंद ना, तो एनसीईआरटी का ही चीज़ सही मानी जाएगी। अभी हम आपको कन्फ्यूज, देखिए कई जगह ऐसे टॉपिक आएंगे जहाँ पर माने कुछ और हैं, फैक्ट वाकई में सच भी है। जस्ट लाइक ये देख लीजिए, आपका किधर गया, अभी बता रहे हैं कपास। ये इसलिए हमने अलग से लिखा है कहीं हम ना भूल जाए। कपास, कपास को आप लोग वनडे एग्जाम दोगे तो वहाँ पे लिखा रहता है काली मिट्टी, कि कपास कहाँ उगाया जाता है, काली मिट्टी में। इसका मिनोमिक्स भी हम पढ़ाए थे। अगर आप वनडे एग्जाम में पढ़ोगे तो इसका मिनोमिक्स क से कपास, क से काली मिट्टी। तो कपास कहाँ उगी जाती है, काली मिट्टी में। सत्य है, 100% सत्य है। बट अगर आपका सीटेट के पेपर आ गया और अगर उसमें काली मिट्टी नहीं दिया हुआ है, काली मिट्टी नहीं दिया हुआ है, तो अब आप क्या करोगे? तब आप अगला ऑप्शन क्या ढूंढोगे, बलुई दोमट। ये भी मिट्टी का एक प्रकार होता है। इसमें बलुई भी होती है और दोमट मिट्टी भी होती है। जब हम मिट्टी आपको पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें बताएंगे। बलुई और दोमट मिट्टी, तो बलुई और दोमट मिट्टी, जब ये काली मिट्टी नहीं दिखी तो आप इसको उठा के मारोगे। दूसरा कोई भी मिट्टी आप नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा है। रीड बिटवीन द लाइन कहा ना हमने, और ये क्वेश्चन आया है। समझिए हमारी बात को कि एनसीईआरटी जो कहे, सीटेट सेंट्रल लेवल का होता है, एनसीईआरटी सेंट्रल लेवल का होता है, नेशनल काउंसिल। ठीक, तो जब कह दिया बलुई मिट्टी, भले ही वो किसी भी मिट्टी में उगाई जाती हो, आपको वही मारना है, चाहे वो गलत लिखा हो चाहे सही लिखा हो। समझ में आ रही हैं चीज़ें? चलिए, वही हम बता रहे थे, ध्यान दीजिए। मधुमक्खियाँ फूलों से क्या चूसती हैं, मकरंद चूसती हैं, एक फैक्ट। और दूसरा क्या पूछेगा, जो आप बचपन से पढ़ते आ जा रहे हो, शाकाहारी किसे कहते हैं? जो प्राथमिक, क्या बोला जाता है उसको, जो घास फूस पेड़ पौधों पादपों को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं शाकाहारी जीव। सिंपल। दूसरा, मांसाहारी जीव किसे कहते हैं? जो बिल्कुल भी घास पेड़ पौधे फूल पत्ती को नहीं खाते, क्या सिर्फ खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं, तो मांस से मांसाहारी। सर्वाहारी, जो घास फूस फल पत्ती और मांस दोनों को खाते हैं, वो सर्वाहारी। ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, इसका एग्जाम्पल भी आप जानते हो। इसमें बकरी आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा, हाँ, इसमें क्या आ जाएगा, शेर आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, इसमें कुत्ता आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी। सिंपल। अब पहले चैप्टर में कुछ है नहीं, आपका पहला चैप्टर खत्म। जितने भी चैप्टर होंगे इतने, देखिए कितना मिनट लगा, मुश्किल से 2 मिनट लगा और एक चैप्टर आपका खत्म। अब आप पूरा समरी बैठ कर पढ़ते और मिलता क्या उसमें से, आपका मात्र यही 2 टॉपिक। तो आपको हम पूरा बुक पढ़ने नहीं देंगे, उसका समरी आपको पढ़ाएंगे। ठीक, पहला चैप्टर खत्म। अब दूसरा भी देखिए, हो सके 2 मिनट लगा, उसमें 4 मिनट लगेगा। देखिए इसमें आपका आता है परीक्षण के बारे में थोड़ा सा। देखिए हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि ये नहीं कि सिर्फ एक बार बायोलॉजी करा दी, एक बार फिजिक्स करा दी और एक बार क्या बोला जाता है केमिस्ट्री। हम तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे, बुक के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे, ताकि आपका सारा टॉपिक कंप्लीट होता रहे। ठीक है, सारा टॉपिक कंप्लीट होता रहे। ध्यान दीजिए एक बार। आप उसको जब पढ़ोगे, जैसे ही दूसरे चैप्टर को, ठीक, मन करे तो पढ़ लेना, हम बता दे रहे हैं। आएगा पहला जिक्र होगा कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए चीज़ें बहुत टफ नहीं बनेंगी, कितनी इजी बनेंगी। कार्बोहाइड्रेट में क्या उपस्थित होता है, मंड और शर्करा। क्या, शर्करा और मंड। क्लियर। अब इससे कैसे क्वेश्चन, कि अब दूसरे चैप्टर में क्या है कि ये परीक्षण करा के आपको पूछेगा, थोड़ा सा टफनेस दिखेगा आपको। कुछ चीज़ें हम देखिए बहुत चाहते तो बहुत इजी चीज़ भी बता के आपको इंट्रोडक्शन करा देते, नहीं, कहीं कहीं टेक्निकल वर्ड आएंगे जो हम आपको बताएंगे, वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि पेपर वहीं से आने। हम आपको दूसरा कुछ ऐसा नहीं ना पढ़ाएं जो नहीं आएगा और आपको मज़ा आए, नहीं, जो आएगा उसी को पढ़ाना है। बस थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है कि ये पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे, प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे और वसा का परीक्षण कैसे करेंगे। बस ये तीन से चीज़ें कर लीजिए और आपका सेकंड चैप्टर भी ख़त्म। कैसे होगा ये भी सुन लीजिए। देखिए सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं, वसा। वसा से क्वेश्चन ये बनेगा कि, और कार्बोहाइड्रेट से, कि हमें
जो ऊर्जा मिलती है किससे मिलती है? तो ऊर्जा तो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है और वसा से भी मिलती है। और प्रोटीन से हमें, देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक, वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन प्रोटीन से हम हमारा ये क्या करता है, हमारा टूट फूट का मरम्मत करता है। इसको शरीर वर्धक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शरीर वर्धक बोला जाता है। ये शरीर के ग्रोथ में वर्क करता है। कहा जाता है कि अगर लड़कियों को समय से पहले, मतलब चाहिए कि थोड़ा लेट करके उनको जवान हो, जैसे 20-22 के बाद, तो उनको प्रोटीन वाली भोजन को कम कर दीजिए। वो लेट से होंगे, मतलब परिपक्वता, उनके शरीर का ग्रोथ थोड़ा लेट होगा, ठीक है ना। और जल्दी कर देंगे तो जल्दी उनके अंदर क्या आ जाएगा, युवा अवस्था आ जाएगा। देखिए प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का कैसे, वसा का कैसे। वसा का से शुरुआत करें क्योंकि सबसे ईजी होता है। छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, उसको बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी नहीं बताओगे। सिंपल कहो कि बेटा जाओ एक कुछ भी पकौड़ी लो या तेल से बना हुआ कोई भी चीज़ लो, पूड़ी लो, कुछ भी, उसको कहाँ रखो, एक कागज़ पे, ठीक, और कागज़ को दो मोड़, कागज़ को आपने दिया मोड़, उसके बाद से कहो कि हटा दो। अब देखो क्या उसमें आपको क्या दिखा, क्या उस कागज़ पे आपको कुछ द्रव्य जैसा चीज़ दिखा, चिपचिपा जैसा चीज़ दिखा ना, तो ये वही वसा है। बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना है। उसको लैब में कितना बताएंगे, लैब वाली चीज़ें भी बता रहे हैं, इतना ही बता देना, उसका वसा का परीक्षण हो गया कि जो दिख गया वो वसा है। अब बच्चे ये कह देंगे कि सर हम किसी फल को लेकर के ऐसा दबाए, उसमें पानी भी तो हो सकता है, क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। आप कहना है कि बेटा एक काम करना, उसको धूप में थोड़ा देर के लिए रख देना, अगर वो द्रव्य उड़ गया, ठीक, मतलब पानी उड़ गया, तो क्या हो जाएगा, वो पानी था। लेकिन अगर वो नहीं उड़ा, मीन्स कि अभी भी वो दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो वसा हो जाएगा, फैट हो जाएगा। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में हूबहू लिखे हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकल करके भी पूछ सकता है। तो आपको लंबे चौड़े चीज़ नहीं, क्या पढ़ना है पता चल रहा है ना। दूसरा देखिए, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, वसा का तो हो गया। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, हम लोग आयोडीन का एक विलयन बनाते हैं। अब आप ये मत सोचना आयोडीन का विलयन कहाँ से, नहीं, अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी लीजिए, आयोडीन की थोड़ी सी मात्रा डाल दीजिए, आयोडीन का विलयन बन गया। किसी चीज़ का विलयन कैसे बनाया जाता है? और हमने कहा कि चीनी और नमक का विलयन, तो चीनी और नमक में पानी डाल दीजिए, विलयन बन गया। तो विलयन बन गया आपका आयोडीन का। अब इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? तो आप कुछ खाद्य पदार्थ लीजिए जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की जाँच करनी है। मान लीजिए आपने रोटी का टुकड़ा ले लिया या आपने चावल ले लिया, ठीक, कार्बोहाइड्रेट चावल में सबसे ज़्यादा होता है, मोटे अनाज में सबसे ज़्यादा, ये भी बताएंगे। उसको ले उस खाद्य पदार्थ में, देखिए ये खाद्य पदार्थ है, उसमें आयोडीन विलयन का कुछ बूंदों को आप डालिए। आपने आयोडीन विलयन का कुछ बूंद डाला तो वो क्या हो जाएगा, नीला या काला रूप में बदल जाएगा। अगर उसमें नीला या काला रंग छोड़ दिया, मीन्स उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हो गया, कार्बोहाइड्रेट का भी परीक्षण हो गया। मीन्स कि खाने वाले पदार्थ लीजिए, उसमें आप आयोडीन विलयन थोड़ी सी बूंद डालिए, अगर वो नीला या काला रूप में परिवर्तित हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट उसमें उपस्थित है। वसा का बता दिए, कार्बोहाइड्रेट का बता दिए। मतलब बस याद रखना है कि आयोडीन कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन विलयन से कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन विलयन से क्या होगा, नीला हो जाएगा। निमिनोमिक्स बनाइए, न आयोडीन, न से नीला, नीला हो जाएगा या फिर काला हो जाएगा। हम लोग पढ़ाते समय नीला और काला से लिखते हैं। क्लियर? प्रोटीन परीक्षण, प्रोटीन परीक्षण में हम लोग क्या करते हैं, बस थोड़ी सी है। देखिए एक कास्टिक सोडा का विलयन लेते हैं और एक कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, बस यही थोड़ी सी टफनेस। इसके बाद सारी चीज़ें इजी हैं, आपको जानबूझ के हम बता रहे हैं ताकि आप इसको समझें कि कहीं कहीं टफनेस आएंगी। कास्टिक सोडा का विलयन लेंगे, वही विलयन, कास्टिक सोडा लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, विलयन हो गया। कॉपर सल्फेट लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, विलयन हो गया। तो कास्टिक सोडा का विलयन को डालेंगे किस पे, किसका हम परीक्षण कर रहे हैं, किसी खाद्य पदार्थ का ना। तो उस खाद्य पदार्थ पे थोड़ा सा विलयन कुछ बूंदे डालिए कास्टिक सोडा की और कुछ बूंदे डालिए कॉपर सल्फेट की। हो गया। अगर वो उसका रंग बदल के वो बैंगनी रंग का हो गया, उसमें प्रोटीन है। देखिए वसा का खाद्य पदार्थ लेंगे, कागज़ में मोड़ेंगे, चिपचिपा दिखा, मतलब अगर आप उसको होता है ना पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, अगर वो पारभासी रूप में दिख रहा है, ठीक, आधा जा रहा है रोशनी, आधा नहीं जा रहा है, तो मीन्स वो क्या हो गया, उसमें वसा है। कार्बोहाइड्रेट में आयोडीन का विलयन थोड़ा सा खाद्य पदार्थ को डालेंगे तो नीला हो गया, काला हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट परीक्षण। प्रोटीन में कास्टिक सोडा विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन
दो बूंद 10 बूंद डालेंगे, खाद्य पदार्थ बैंगनी हो गया। प्रोटीन परीक्षण, और इसी के साथ आपका 2 चैप्टर खत्म। इसमें और क्या पढ़ने हैं आपको विटामिन पढ़ने, जो आप पढ़ते आए हो पढ़ा देंगे। और रेशे के बारे में देखिए, रेशे क्या इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपसे बनेगा कि रेशे से हमें क्या मिलता है, हमने बताया ना कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, वसा से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन शरीर वर्धक का काम करता है, विटामिन तो वो पूछ सकता है आपसे कि विटामिन से हमें क्या मिलता है, रेशे से हमें क्या मिलता है। तो विटामिन के बहुत सारे कार्य होते हैं, इससे हमें पोषण मिलता है, विटामिन से बीमारियों से बचने के लिए पोषण मिलता है कि हम लोग को बीमारियां ना हो। जैसे अब पढ़े होंगे आप ABC होता है ना, पढ़ाएंगे, पूछेगा कि रेशे जिसको क्वेश्चन में लिखा है रुक्षांश, क्योंकि ये आपके NCERT में लिखा है रुक्षांश, इसका वर्क क्या होता है, पूछ देगा इससे आपको क्या मिलता है। तो इससे आपको कुछ मिलता ही नहीं है, सच्ची बता रहे हैं। वो एक ऑप्शन आएगा कि इनमें से कुछ नहीं मिलता है, तो कुछ नहीं मिलता। ये क्या करता है, आपने जो भी खाना खाया उस क्या बोलते हैं, उस भोज्य पदार्थ को ये आपके शरीर में पाचन करके वापस बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये रेशे का काम करता है, इसका भी भोजन में आपका जाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसको आपको एकदम ध्यान रखना है कि रेशे भी ज़रूरी हैं, और ये भी आपके लिखा है NCERT में। जो चीज़ें हमने बताई है सारा का सारा NCERT में लिखा हुआ है। और इसी के साथ आपका 2nd चैप्टर खत्म, 2 चैप्टर खत्म हो गए, ठीक। बचा क्या, एक इससे जेन्युइन क्वेश्चन बन देता है कि वसा से और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी ज़्यादा किससे मिलती है। ये पूछ देगा कि ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, अच्छी वाली। एक मिलता है तत्कालिक किससे मिलती है, तो तत्काल में वसा से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। सेम कंटेंट इसका रखेंगे, सेम वसा का रखेंगे ना, तो ज़्यादा एनर्जी हमको वसा फैट से मिलेगा। लेकिन लंबे समय तक कौन एनर्जी हमें देता रहता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। समझ में आया कि एक बार में ज़्यादा वसा देगा, बट लंबे समय तक हमें एनर्जी संचित रूप से चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट देगा। आपका 2 चैप्टर समाप्त। आइए तीसरे में बढ़ते हैं। क्लास 6 का हम बता रहे हैं अब इसी तरह से 7th का, इसी तरह सेट का है। अब इतना देखिए जल्दी चैप्टर खत्म होंगे कि अब कैसे लेना कर रहे हैं कि 10 क्लास के अंदर सारी चीज़ें खत्म। क्या आपसे 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन ही सकता है, बनता नहीं है, देख लीजिए। अब यही आप देखते हो क्लास में ना, पेपर में कहोगे यार ये विलियन सिलियन है, ये क्या है, वो क्या है, कैसे होगा, और ये देखिए हो गया ख़त्म। बस यही याद रखना है, आपका तैयार हो गया। आपका अगला चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक, NCERT का तीसरा है। इसमें दिया है आपका कि तंतु और वस्त्र हमें मिलते कैसे हैं, तंतु से वस्त्र में मिलते कैसे। तंतु क्या होगा, आप धागा उठाना, हम नहीं बोल रहे, NCERT बोल रही है। धागा उठाना, धागा को आप पतली पतली लड़ियाँ आप जब उसमें डालोगे ना, सुई में ऐसे अंदर धागा, तो उसकी लड़ियाँ निकलने लगती हैं, जल्दी जाता नहीं है। तो उसको जब अलग करोगे ना, तो वही लड़ियाँ क्या होती हैं, तंतु होता है। ये शब्द लिखा हुआ है NCERT में, रट गए हैं आपसे। यही इसीलिए कह रहे हैं ना कि नंबर भरपूर आता है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले NCERT किस पेज पे क्या लिखा है सब बता देंगे आपको। तो लड़ियाँ बनी होती है पतली पतली। अब उसमें क्या है, अब ये हमें तंतु कहाँ से मिलती हैं, ये रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में तो आपको पूरी कहानी नहीं पढ़नी NCERT की, सेलेक्टेड चीज़ बता रहे हैं। रुई होता है, जूट होता है। देखिए कैसे होता है, जंतु होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सुनिए। इसको 3 तरीके से पूछेगा कि पादप से हमें कौन कौन से रेशे मिलते हैं, जंतु से हमें कौन कौन से मिलते हैं, और संश्लिष्ट रेशे कौन से होते हैं, संश्लेषित रेशा कौन सा होता है। देखिए पादप से हमें रुई मिलता है, ठीक, मतलब रुई। अब पूछते ऑप्शन देगा रुई, तो हाँ पादप से हमें रुई मिलता है। पादप मतलब पेड़ पौधा, जैसे आप देखोगे कि बोला जाता है सेमहर का पेड़, कपास, सेमहर, रुई मिलता है, तो पादप से मिला। जूट की खेती होती है, जूट को पटसन भी बोला जाता है। इसको क्या किया जाता है, इसको बोने के बाद इसको काटा जाता है और इसको पानी में रख दिया जाता है, और पानी में रखेगा तो ये कुछ दिन बाद भीग करके पूरा तरह से फूल जाएगा, फिर इसके रेशे को खींच लिया जाता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, NCERT बोल रही है, सब लिखा हुआ है, ठीक। उतना लंबा प्रोसेस नहीं पूछेगा, सीधा आपसे क्वेश्चन बनाएगा, पूछेगा इनमें से पादप से मिलने वाले तंतु या रेशे कौन से हैं। तो रुई हो गया, जूट हो गया, ये किससे मिलते हैं, पटसन से। आपको एक चीज़ बता दें कि आपके NCERT में सीधा लिखा हुआ है फ्लेक्स। अब आप ये देखोगे ना तो कहोगे फ्लेक्स क्या होता है, नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है। जैसे आपको पढ़ोगे ना, अभी बता रहे हैं, फ्लेक्स पे आ रहा है। जंतु से हमें कौन सा रेशा मिलता है, जंतु से हमें ऊन मिलता है। ऊन आप देखोगे ना कि ये ऊन किससे, तो आप नाम सुनोगे, ऊन का नाम आते क्या दिमाग में आता है, भेड़ आता है ना, भेड़, याक। आपके NCERT में लिखा हुआ है कि ऊन हमें कार्तित ऊन नाम दिया है, कि कार्तित ऊन हमें कहाँ से मिलती है, तो नाम देखिए क्या, ऊँट का दिया है, खरगोश का दिया है, भेड़ का दिया है, हाँ 3 का दिया है, 1-2 और है, ठीक।
मीन्स कि ऊन हमें इनसे मिलता है, रेशम हमें रेशम के कीट से मिलता है। तो पूछ देगा कि जंतु से मिलने वाले रेशे कौन से हैं, तो ऊन दे देगा, रेशम दे देगा। समझ में आ रही है चीज़ें। इसमें भी आप अंदर और जाओगे पढ़ोगे तो आपको एक बॉक्स बना के एनसीईआरटी लिखता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको चूरन खाने के लिए नहीं देता है। उसमें दिया एक भेड़ का नाम है कि सबसे पहले किस भेड़ को का क्लोन बना दिया गया, समझ रहे हो ना, क्लोन बना दिया गया। तो उसका नाम क्या था, उसका डॉली नाम था। क्या नाम था, डॉली। ठीक, अब आगे बढ़िए। अभी पूछ देगा कि पादप वाले पता चल गए, जंतु वाले पता चल गए, संश्लिष्ट रेशे कौन से होते हैं। तो संश्लिष्ट रेशा आपका पॉलिएस्टर का नाम आप सुने हो ना, पॉलिएस्टर होता है। नायलॉन का नाम आप सुने हो, नायलॉन होता है। नायलॉन की कंपनी है ना, देखते हो टायरे वगैरह, तो जो टायर और मिलता है तो रेशा तो हर चीज़ जो भी बना उसमें रेशा बना है ना, तो रेशा हर एक चीज़ में बना होता है। जैसे मान लीजिए यही है आपका, ठीक, अब इससे भी खींचेंगे तो ये सब चीज़ रेशा से ही बना हुआ है। ये इसी तरह से होता है कि पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन जो आपके टायर बने होते हैं, नायलॉन कंपनी दिखाता है तो उसका नाम नायलॉन है। ठीक, तो ये किससे बना, ये संश्लिष्ट रेशा होता है। तो आपसे पूछेगा संश्लिष्ट मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम रूप से केमिकल द्वारा संश्लेषित करके, क्या बोला जाता है उसको, कंप्रेस करके, चार्जों को कर करके उसको बनाया गया। उसी में एक नाम आता है एक्रिलिक का। एक्रिलिक भी आपका संश्लिष्ट रेशा होता है। ठीक, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये आपका हो गया इजी क्वेश्चन। अब इसमें से टफ कैसे बनता है वो बता रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम, ऐसे पूछ देगा किसी कि प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है, प्रथम संश्लेषित, फर्स्ट संश्लेषित रेशा कौन सा है। तो आपको एक ऑप्शन देगा उसमें, किसका, रेयान का। देखिए रेयान बताना भूल के, रेयान भी संश्लेषित है, रेयान। तो रेयान आपका प्रथम संश्लेषित रेशा है। देखिए कितना मेजर डिफरेंस है। हमने कहा नायलॉन, यहाँ भी देगा कि प्रथम संश्लेषित रेशा, ये भी प्रथम संश्लेषित रेशा है। तब कैसे है, रेयान जो है प्रथम संश्लेषित है, प्रथम, क्या लिखिए, प्रथम संश्लेषित। तो आप कहोगे कि आपने नायलॉन को भी तो बोला, नहीं, नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित है, ये प्रथम संश्लेषित है, ये पूर्ण रूप से संश्लेषित। अंतर ये है कि रेयान जो होता है ना, रेयान में क्या होता है कि इसमें कुछ पादपों की भी चीज़ें मिला करके इसको संश्लेषित किया जाता है, मतलब कुछ केमिकल, कुछ पादप, इसलिए ये प्रथम, मतलब पहली बार कि इसको संश्लेषित किया गया तो रेयान को। अब कहेगा पूर्ण रूप से संश्लेषित, मतलब उसमें पादपों के तंतु नहीं मिलाए गए, सिर्फ और सिर्फ केमिकल वगैरह थे, तो आपका हो जाएगा नायलॉन। तो नायलॉन के टायर से आप याद कर लेना, उसको देख करके इसमें हमको कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता है पादपों वाला, तो ये पूर्ण रूप से, मतलब पूरी तरह से संश्लेषित है नायलॉन। और रेयान क्या है, प्रथम संश्लेषित है। हमने आपको बताया था फ्लेक्स के बारे में। अभी आपका यूपी पीईटी का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था, एक हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उनका वो बहुत बढ़िया, उनको बढ़िया लेवल की तैयारी है और सर्विस में भी है, वो भी पेपर दिए थे, मज़े के लिए दे दिए। उन्होंने ये बताया कि उनका पेपर आया था, और देखिए हमने पढ़ा एनसीईआरटी, वो हमसे पढ़े हैं हाई लेवल, फिर भी उनसे क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये चीज़ें वो जानते नहीं थे। उन्होंने कहा ना कि यार फ्लेक्स हमने इंग्लिश नाम जाना, तो इंग्लिश में हम नायलॉन पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम रेयान पढ़ते हैं, पॉलिएस्टर पढ़ते हैं, एक्रिलिक पढ़ते हैं, तो हमें लगा ये भी संश्लेषित होगा। तो नहीं, सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि फ्लेक्स जो होता है ये एक पादप रेशा होता है, और ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। देखिए प्राकृतिक तंतु, यह एक प्राकृतिक तंतु होता है जो हमें पादपों से मिलता है। अब आप ये मत समझिए कि हम इसी तरह से करके आपको बताएंगे, नहीं, ये बस आपको हम समझाने के लिए इतना सब कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। जब लिखवाएंगे तो सिस्टमेटिकली, जैसे ये है ना, ऐसे ऐसे करके आपको बताएंगे। अब आइए, सारी चीज़ें लगभग समाप्त होने को है। आपका लगभग तीसरा, हाँ, आपका ये 1, 2, 3 लेसन आपका कंप्लीट हो गए। देखें क्लास 6 का 3 लेसन आपने कंप्लीट कर दिया। यकीन ना हो तो आप पीडीएफ से या बुक से जाकर पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर मुश्किल से कुछ टॉपिक्स होंगे जो हम कल आपको, अब जब शुरुआत करेंगे इसका तो वो पढ़ाते चलेंगे, लेकिन लगभग आपका ये तीनों खत्म हो गया। ये था, ये कहीं और का था, इसको भी हमने आपको बस समझाने के लिए रखा था। अब इसमें हम
आगे कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे बताएंगे, ये सब हम बता रहे थे आपको। ये डिस्कशन इसलिए था कि आप ये समझे कि आप हमसे जुड़े क्यों हैं, क्वेश्चन आपसे बनते क्यों हैं। आज तक आप कहीं और पढ़ रहे थे तो क्या ये चीज़ें बताई गई थी। लोग क्या करते हैं कि अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ाता भी है ना तो क्लास 6 को छोड़ देता है। नहीं छोड़ सकते आप, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं बता दीजिए, 4-5 नंबर यहाँ से भी आ गया। मान लीजिए आपका 30 नंबर आना है साइंस से, तो कुल मिलाकर 20 नंबर साइंस और 10 नंबर का पेडागोजी। तो 20 नंबर का साइंस से 5 को अब मान लीजिए कब डिवाइड भी करेंगे तो 7 दूना 14, 3 या 21, मतलब 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको मिनिमम आपको क्लास 6 से आने हैं। आप इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जिसका बेसिक कमजोर हुआ तो क्लास 8 की और 7 की कैसे पढ़ेगा। अब 8 और 7 वाली ना थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी हम आपको इसी तरह से मजेदार पढ़ाएंगे। अब आपका वही है, अब आपका अगला चैप्टर क्या हो जाएगा, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, जिसमें आपका है कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। अब मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना पूछ देगा आपसे। देखिए लगेगा कि दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों अंतर है। मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना, ये दोनों में अंतर है। मोमबत्ती का जलना हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया, मोम का पिघलना हो जाएगा भौतिक अभिक्रिया। अब आप पूछोगे ये कैसे, वो ऐसे हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके, इससे और भी एग्जाम्पल है, सब बताएंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसके रंग रूप आकार में परिवर्तन हो जाए लेकिन वो एक नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, आपको इसके लिए शब्द दिया गया एनसीईआरटी में उत्क्रमित और अनुत्क्रमित। उत्क्रमित मतलब कि वापस उस रूप में लाया जा सकता है, तो भौतिक उत्क्रमित वापस उस क्रम में लाया जा सकता है। तो यह क्या होगा, भौतिक। तो जब हम मोम पिघलता है, हम जला रहे हैं तो मोम पिघलने लगा। तो आप लोग देखते हो कि हम लोग जब छोटे थे तो बच्चों को इसलिए इस तरह को पढ़ाते हैं क्योंकि उनको मजा है, क्योंकि अभी दिवाली गई, उनको पता है कि ये मोम को पिघला करके वो लोग भी बनाए होंगे, हम लोग भी बनाते थे कि पपीता का पत्ता तोड़ के उसका काट के गोल और उसमें भर देते थे और मोम बनकर तैयार। तो मोम को हम लोग वापस जलने के बाद फिर मोम को वापस मोम के फॉर्म में वापस ला लेते। मीन्स जला, रंग रूप आकार बदला, लेकिन नया पदार्थ नहीं बना, मोम का वो मोम ही रह गया, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन है। अब वो जब जल रहा है, अब जल गया, देखिए किसी भी चीज़ में जब अग्नि काम कर दी ना, जब वो जल गया और जब वो जल गया तो वो उड़ गया। जो चीज़ें उड़ गई जल के तो मीन्स क्या होगा, जिसका धागा ही था जल के खत्म, धागा को तो वापस नहीं बना सकते। तो इसलिए मोमबत्ती का जलना क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया, और मोम का पिघलना क्या हो जाता है, भौतिक अभिक्रिया। खाना का पाचन क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। ये सारी चीज़ें दैनिक जीवन से जोड़ेंगे हम आपको कि कैसे एक आटा गूँथ करके रोटी बनाई जाती है, तो आटा का गूँथना क्या होगा, नमक पानी का मिश्रण क्या होगा, हर एक चीज़ें, हर एक परिवर्तन आपको बताया जाएगा। आगे धातु के बारे में कि धातु के गुण क्या होते हैं, उससे कैसे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन हम मुंह से बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए कि शरीर की गति या शरीर में गति, एक चैप्टर ये भी है कि शरीर में गति कैसे कैसे होती है। तो उसमें भी आएगा आपका कंदुक खलिका संधि, धुराग्र संधि। कंदुक खलिका संधि हाथ चारों ओर घूम जाता है, धुराग्र संधि आगे पीछे दाएं बाएं घूमता है। जबड़े के क्या बोलते हैं, अचल संधि, ये ऊपर वाला जबड़ा नीचे वाला जबड़ा, बस ये घूमेगा, ये स्थिर रहेगा, इसलिए अचल। आप हिंदी में पढ़ते हो ना, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। अचल तो ये नहीं हिलेगा, बस यही हिलेगा, तो ये अचल संधि। आप क्वेश्चन बन जाएगा कि मुंह का जबड़ा के साथ और कपाल के साथ कैसी संधि है, अचल संधि है। हाथ का ये कोहनी हो गया, ये कैसी है, तो कंदुक खलिका है। गर्दन का क्या है, धुराग्र है। ये याद करा देंगे आपको कैसे देखिए, धुरी कहा जाता है ना इसको, धुरी अग्र, धुराग्र। क्लियर। पूछ देगा आपसे इसका कि अंगुलियों को क्या कहते हैं, तो इसको कार्पेल कहते हैं। और क्या पूछ देगा आपसे, एक और संधि है बहुत बढ़िया, हाँ, कब्जा संधि। अब आप खुद बताइए कि आप दरवाजे को जैसे खोलते हो बंद करते हो, कैमरा उधर हो जाता है तो हम बता देते, यहीं बगल में खिड़की है, कि ऐसे एक साइड जाता है वापस आता है, जाता है वापस आता है। उसको भी देखिए, मेरे हाथ को भी देखिए, यहाँ वाला तो कंदुक खलिका हो गया, चारों ओर घूम गया, लेकिन ये एक साइड जाएगा आएगा, एल्बो बन रहा है ना, तो कब्जे की तरह हो रहा है कि नहीं, बट दरवाजा ऐसे ही नहीं जाता है आता है, तो ये कब्जा संधि हो गया। चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो ये कब्जा संधि आपका हमने एक चैप्टर और पढ़ा दिया, इससे बार उसमें कुछ है ही नहीं, सच्ची बता रहे हैं। मतलब अभी तक हमने आपको 4-5 चैप्टर पढ़ा दिए इतने ही टाइम में। ठीक, अब बचा क्या, सारी चीज़ें लगभग हमने बता दिया, 4-5 चीज़ें बता दिया। अब इससे क्वेश्चन कुछ और बन जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि एक
क्वेश्चन और बनता है कि जब आप नहीं पढ़ते जल प्रबंधन संसाधन, तो संसाधन में आप कहोगे इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा। संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन वो है कि जो हमें क्या कर दे, हमको हमारे कामों को आसान करे और हमें एक मीडियम प्रदान करे कुछ करने के लिए। जैसे कि मोबाइल आपके लिए संसाधन है, तो इससे क्वेश्चन आप नहीं बना पाते हो, हम बनाते हैं। देखिए हाथकरघा आप क्या है, एक संसाधन है। आपको पता है हाथकरघा से ये भी क्वेश्चन आया था, अभी पूछ दिया था कि यूपी का, यूपी का हाँ मतलब वही यूपी का था या भारत का था याद नहीं है, लेकिन दोनों का मतलब आंसर एक ही होगा। पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक उद्योग कौन सा है, मतलब वही व्यापारिक उद्योग कौन सा है, मालूम है, मतलब व्यापारिक रोजगार जिससे मिलता है सबसे ज़्यादा लोग कौन सा है, तो व्यापारिक रोजगार की बात आती है, व्यापारिक रोजगार, ये हथकरघा है। एकदम फैक्चुअल, जहां से भी क्वेश्चन, ये हथकरघा क्या है, एक उद्योग है, संसाधन की तरह काम है, तो ये क्वेश्चन। और यूपी का भी तो यही है, यूपी और किसका, भारत का व्यवसायिक रोजगार किससे मिलता है सबसे ज़्यादा, हथकरघा से मिलता है। ठीक है, तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी बताएंगे, प्रैक्टिकल भी बताए आपको। पोषण हम बताएंगे, पोषण में क्या आता है, पोषण टॉपिक एक आता है, इसमें आप पढ़ोगे वही प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय। अब इसमें से क्वेश्चन कहाँ आप फंसते हो वहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ देता है, पिछली बार ही पूछा था। इसमें पूछेगा एक स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी स्वयं का जो खुद जो अपना पोषण करे, खुद खाएं, मतलब खुद बनाएं तो क्या हो जाएंगे, स्वपोषी। एक होता है विषमपोषी। अब देखिए विषमपोषी प्रणाली होती है, अब उसमें आपका आ जाता है, जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला है, ये हर जगह आ जाता है, अमरबेल। और आपको अमरबेल पूछेगा कि ये कैसा है, तो पहला ही ऑप्शन दिया रहता है विषमपोषी। और आपको ये लगता है कि ये विषमपोषी ही सही होगा, क्योंकि वो स्वपोषी है, तो अमरबेल तो खुद अपना बनाता नहीं है भोजन, मतलब पेड़ पौधे तो अब स्वपोषी हो गए, लेकिन क्योंकि खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते, भोजन बनाते हैं, तो स्वपोषी हो गए। ये कहेगा अमरबेल तो अपना नहीं बनाता, ये तो बरगद वर्गद के पेड़ों पे लटका रहता है, उन्हीं से लेता है, इसकी जड़ें भी वहीं होती हैं, ये खुद नहीं बनाता है, तो विषमपोषी होगा। नहीं, विषमपोषी प्रणाली होती है, और ये अमरबेल का नहीं होता है। अमरबेल विषमपोषी प्रणाली में से हुआ कि जो पौधा अपने ऊपर किसको अमरबेल को रहने दिया है, अमरबेल को जो पौधा अपने ऊपर रहने दिया है, वो पौधा क्या हो जाएगा, वो विषमपोषी प्रणाली अपना रहा है, तो फिर अमरबेल आपका परजीवी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बनता है कि अमरबेल क्या है, परजीवी है। चीज़ें समझ में आ रही हैं कैसे फंसाता है क्वेश्चन। आएंगे, बहुत कुछ आएंगे, हम है ना, सारी चीज़ें क्लियर कराएंगे। अब आप पढ़ोगे घर्षण से वो लोग पता नहीं क्या क्या आपको पढ़ा देंगे। घर्षण से देखिए एक फेमस क्वेश्चन बनता है, पिछली बार ऑनलाइन पेपर में आया था, हम खुद दिए थे, मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आता है देने में, क्योंकि सब पढ़े हुए हैं। उसमें एक 3 घर्षण देता है, एक सर्पी, और आप पढ़ोगे ना ये वो नहीं, यही देता है, एक सर्पी देगा, एक लोटनिक देगा और एक स्थैतिक देगा। आपको ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। हाँ जी, यही देता है, एक क्लास 8 में है। पेज नंबर बता दे, ये जाकर देखिएगा, मेरे ख्याल से 149 या 146 पे होगा, सारी चीज़ें पता है। सर्पी लोटनिक स्थैतिक, तो सर्पी लोटनिक स्थैतिक, सर्पी घर्षण, लोटनिक और सर्पी लोटनिक और स्थैतिक, समझ लीजिए। स्थैतिक घर्षण वो होता है कि वो किसी स्थिति में पड़ा हुआ है, जब कोई पढ़े हो ना, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसके रूप परिवर्तन न किया जाए अवस्था में। मीन्स कि स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा, घर्षण मीन्स क्या है कि दो संपर्क तलों, ये संपर्क तल, ये संपर्क तल, दो संपर्क तलों के बीच लगने वाले बल को, अभी उठाएंगे तो इस पर संघर्षण से लगाएंगे तो सरकेगा, तो दो संपर्क तलों के बीच लगने वाले बल को घर्षण कहते हैं। तो घर्षण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, स्थैतिक में होता है। तो पिछली बार क्रम पूछ दिया था, क्या पूछा था, क्रम से बताइए कि सबसे ज़्यादा किस में लगता है, सबसे कम किस में लगता है। तो स्थैतिक में सबसे ज़्यादा घर्षण लगता है, क्योंकि वो स्थिति में है, हटते ही नहीं है जल्दी। और उसके बाद आपका क्या आता है, सर्पी घर्षण, सर्पी का मतलब सांप से ऐसे ऐसे, मीन्स कि वो सड़क के चलता है तो उसमें भी घर्षण लगता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें लगता है। अब इससे कम सर्पी में लगता है, ऐसे कर लीजिए आप, इससे कम सर्पी में लगता है,
और इससे कम लोटनिक में रहता है। अब लोटनिक मीन्स क्या, स्थैतिक बता ही दिया। अब कोई चीज़ स्थैतिक है उसको अब सरका कर ले जा रहे, उस स्थिति में पड़ा हुआ तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो स्थैतिक हो गया। और जो ऐसे 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 जा रही है तो उसकी इसकी तुलना में सर्पी थोड़ा तेज जाएगी। अब सर्पी से ज़्यादा तेज लोटनिक जाता है कि कोई आप रख दिए, ऐसे ही रख दिए, हमने 2 मार्कर लिया, ठीक, 2 मार्कर लिया, हमने तीसरे को कैसे कर देंगे, अब इसको तीसरे को ऐसे डगरा देंगे, वो तेज़ी से निकल जाएगा, मीन्स वो लोटनिक हो गया। तो सबसे कम लोटनिक में, उससे ज़्यादा सर्पी में, उससे ज़्यादा स्थैतिक में। ये क्वेश्चन था पिछली बार का। चलिए लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कीटबक्षी, हमने ये बताया ना पोषण में, पूछेगा कीटबक्षी कैसे, कीटबक्षी जो होते हैं कीटबक्षी ये कैसे होते हैं, तो हमने स्वपोषी विषमपोषी बता दिया। तो ये होते हैं आंशिक रूप से आंशिक विषमपोषी होते हैं। आंशिक विषमपोषी कैसे होंगे, क्या होंगे, सारी चीज़ें आज नहीं बताएंगे, चीज़ें लंबी हो रही हैं। चलिए बता ही देते हैं। आंशिक विषमपोषी मीन्स क्या है कि वो कम विषमपोषी होते हैं, मतलब दूसरे को वो लोग, हमने बताया ना विषमपोषी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड कराते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, डिटेल बताएंगे, सारा बताएंगे। आज आपके एक क्लास से कम 4 या 5 चैप्टर ख़त्म कर दिए। इंट्रोडक्शन हो गया, आपने हमारा पढ़ाने का तरीका समझ लिया। अगर कुल मिला जुला करके, अगर आपका कुल तीनों सब क्लास मिला करके अगर आपका मान लेते हैं कि 30 या 35 या 40-20 सब चैप्टर होगा, एक दिन में हम 5 चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, और इतने आसानी से समझा के, और ऐसे नहीं करेंगे कंजस्टेड, अब अच्छे से सजा के बताएंगे। वो बस आपको समझाना था कि हम पढ़ाते कैसे हैं, इसलिए चीज़ें इतनी लंबी खींची और इतना वो कटपीट हो गया, क्योंकि इतने ही स्लाइड में आपको सारी चीज़ें समझानी थी ना, इसलिए इतना टाइम लगा। तो चलिए इसी के साथ आप लोग से हम विदा लेंगे। और अगर आपको लगे कि हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए अभी तक ना मैंने लाइक को बोला है, ना शेयर को बोला है, ना सब्सक्राइब को बोला है हम बाकी तो मार्केटिंग नहीं। अगर आपको दिल करे, आत्मा करे कि हमने वाकई में मेहनत किया है या हम कर सकते हैं, बढ़िया पढ़ा सकते हैं, तो इसको कोशिश करिए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि ये वीडियो अगर हम कल या परसों में, अगर हम इसके बाद हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे, तो हमको एक मोटिवेशन मिलेगा। जितना एनर्जी से आज हम आए हैं ना, कल इससे भी दुगना तिगुना एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने के लिए हम आए। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हमको भी अच्छा लगे, हम आपको इतनी अच्छी चीज़ें निकाल कर दे रहे हैं। हमने ऑफलाइन में बहुत सारे क्वालिफाई कराए बच्चों का, अच्छे नंबर आते हैं, आपका भी सारे निकल जाएंगे। तो जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहता है, आप भी बच्चों को पकड़िए, उनको लाइए। हम वादा करते हैं कि हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम खुश होंगे, आपको भी बहुत बेहतर होगा। और आप नहीं भी लाओगे ना, तो भी देखिए बच्चे 1000 देखें या बच्चे 10,000 देखें, 1000 देखें या 10,000 देखें, हमको तो मेहनत उतना ही करना है ना। लेकिन एक अच्छा गुड फील होने के लिए हम भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें। अब आए हैं अपना ऑफलाइन का सारा जरिया छोड़ के ऑनलाइन में, तो हम भी तेज़ी से इम्प्रूव करें, आपको और बेहतरीन चीज़ें लाएं, और बेहतरीन चीज़ें से आपको समझाएं। आगे की वैकेंसी आने वाली है, KVS है, एस्टेट है, सुपर टेट है, DT+ भी है, बहुत सारी हैं। उन सब में भी अलग अलग हम एक साथ कई सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। आप देखे होंगे पेडागोजी पढ़ाते हैं, आप देखे होंगे कि सोशल साइंस पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा सकते हैं, EVS पढ़ा सकते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो राज सर बाकी पढ़ाएंगे और टीचर देखा जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भी पढ़ा सकें, ताकि आपका भी बेहतर हो सके। तो इसी सब के साथ लगे आपको कि मेहनत है तो आगे दोस्तों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लाइए। और हम पहले क्लास से और इस क्लास में बहुत सारे इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन का। अब देखिए आप रहे हो कि कितना बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है, अब चीज़ें इंप्रूव होने लगी हैं। तो इसी के साथ हम यही कहेंगे कि लाइए और हमको फीडबैक दीजिए कि हमें और कितना इसमें इम्प्रूव करना है, हम और इम्प्रूव करेंगे, चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए इतना ही था। आज बातें ज़्यादा हुई, कल बातें कम, और इसके बाद से पढ़ाई ज़्यादा होगी। तो कोशिश करिए कल या परसों से आपका सेक्शन शुरू हो जाएगा, तो कोशिश करिए कि मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए। ये सब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। चलिए इसी सब के साथ आपका धन्यवाद।